कहानी की शुरुआत एक ग्रुप एडवेंचरर से होती है जो कि एक खतरनाक एस रैंक फॉरेस्ट में ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। ड्रैगन आग उगलता है जो कि आसपास के इलाकों में तबाही मचा देता है और इस वजह से एडवेंचरर्स को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं और एक खेत में हमें एक जवान फार्मर एल्वेन को दिखाया जाता है जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। एल अपनी फसलों का ध्यान रखता है और इस बात से बहुत ही खुश होता है कि सब कुछ अच्छे से ग्रो कर रहा है। वो अपनी फसलों को काट कर बाजार बेचने के लिए तैयारी करता है। तभी उसके स्टेटस विंडो पर एक अलर्ट आता है और वो देखता है कि उसके सारे फार्मिंग स्किल्स मैक्स लेवल पर है, यानी कि 10 तक पहुंच चुके हैं। उस वक्त उसका दोस्त एक फिशरमैन टेस्टा जो कि उससे मिलने के लिए आता है और उसकी अचीवमेंट को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। टेस्टा थोड़ा जलता भी है क्योंकि एल का फिशिंग स्किल लेवल 10 पर है जबकि वो खुद फिशरमैन है। अपने फार्मिंग स्किल को मैक्स करने के बाद एल के पास एक स्पेशल ऑप्शन आता है जिसमें उसमें अपनी स्किल को इंटीग्रेट और इवोल्व करने का मौका दिया जाता है। एल इसे एक्सेप्ट करता है और नेचर लवर का टाइटल पा लेता है। एल ये टाइटल देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन टेस्टा नोटिस करता है कि उसके स्टेटस पॉइंट्स 65,000 हो गए और अटैक पावर 73,000 और डिफेंस 45,000। ये देखकर दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन एल को याद आता है कि उसने अपने क्रॉप्स मार्केट में लेकर जाना है। एल रॉयल कैपिटल मैगिस की तरफ निकल पड़ता है अपनी फसलों को बेचने के लिए और रास्ते में वो देखता है कि ड्रैगन एडवेंचरर्स पर अटैक कर रहे हैं। एडवेंचरर्स उनके सामने टिक नहीं पाते और पीछे हटने की बात कर रहे होते हैं। एल उनकी मदद करने का फैसला करता है और ड्रैगन पर एक गाजर फेंकता है। गाजर ड्रैगन से टकरा जाता है और ड्रैगन एक ही बो में एक्सप्लोड कर जाता है। सब एडवेंचरर्स शॉक्ड और कंफ्यूज्ड रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ और वो खुद एल भी अपने नए स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो वहाँ से जल्द ही निकल जाता है और एडवेंचरर सिर्फ उसका पीछा ही देखते रह जाती हैं। एल रॉयल कैपिटल मैगिस पहुंचता है और गेट के पास एक लड़की को देखता है जिसे कुछ लोग किडनैप कर रहे होते हैं। एक हुडेड आदमी लड़की को खींच रहा होता है, लेकिन एल आगे बढ़ता है और उस लड़की को बचा लेता है। हुडेड आदमी एल पर चाकू से अटैक करता है, लेकिन एल आसानी से उसके वार को रोककर उसको हरा देता है। वो आदमी अरेस्ट हो जाता है और लड़की एल का धन्यवाद करती है। तभी एक बेल बजती है और एल जल्दी से वहाँ से निकल जाता है ताकि वो देर ना हो सके। लड़की उसका नाम पूछती है, लेकिन एल बिना रुके वहाँ से चला जाता है और वो मार्केट पहुँचता है, अपने क्रॉप्स डिलीवर करता है। वापस जाने के दौरान गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और एल पूछता है कि शायद से उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन तभी वो लड़की आती है जिसने उसे बचाया था। लड़की अपने आप को फेलिस रॉयल कैप्टन की प्रिंसेस के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती है। एल प्रिंसेस से बात करते वक्त बहुत ही नर्वस हो जाता है, लेकिन फेलिस उसे कैजुअली ट्रीट करने के लिए कहती है। फेलिस एल से पूछती है क्या वो रॉयल फैमिली के लिए काम करेगा। एल मन ही मन में बिल्कुल नहीं बोलता है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता है। फेलिस एल को ऑफर देती है कि अगर वो मान जाएगा तो उसे रॉयल कैपिटल के पास एक बहुत ही बड़ा खेत दिया जाएगा जो कि 33,000 स्क्वायर मीटर का होगा। एल पूछता है कि प्रिंसेस उसे रिक्रूट करने के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है। प्रिंसेस उसे बताती है कि उसने आसानी से उस हुडेड आदमी को हरा दिया जिसका स्ट्रेंथ लेवल 500 था। एल पूछता है कि एवरेज स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और फेलिस समझाती है कि एक आदमी की स्ट्रेंथ 50 के आसपास होता है। एडवेंचरस का 130 तक, नाइट का 600 तक और लेजेंडरी हीरो का 1000 तक होता है। फेलिस एल से उसका स्टेटस दिखाने के लिए कहती है, लेकिन एल जानता है कि वो उसे अपना स्टेटस नहीं दिखा सकता। तभी एडवेंचरर्स वापस आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये किसने किया है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वहाँ पर एक कैरेज थी। ये सुनकर फेलिस को शौक होता है कि ये एल का काम था, लेकिन जब सब अपना ध्यान हटाकर बात कर रहे होते तब एल चुपके से वहाँ से भाग जाता है। फिर भी फेलिस उसे रिक्रूट करने के लिए डिटरमाइंड रहती है। तभी एक गार्ड आता है और फेलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसे पैलेस वापस बुलाया गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी मोस्टर आर्मी कैपिटल की तरफ बढ़ रही है। ऑर्क्स, ड्रैगन्स और गुलेम जैसे मोस्टर कैपिटल की तरफ आ रहे हैं और ये सभी हेलजोन से आ रहे हैं, जो कि किंग के लिए शौक की बात होती है। हेलजोन का लीडर डीमन किंग को एक हीरो ने मारा था और डीमन के साथ एक रिस्पेक्ट बना गया था। हमें ऑफिसर सीसल से मिलवाया जाता है जो कि सजेस्ट करता है कि सारे डीमन शांति और समझौते से खुश नहीं है, खास करके डीमन किंग का पहला जनरल रोमियो वेंडेड। सीसल को शक है कि डीमंस ने ये जान लिया कि हीरो अब जिंदा नहीं है और वो अब डीमन किंग की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो किंग को सलाह देता है कि अपनी सुरक्षा के लिए कैपिटल छोड़कर भाग जाए। किंग अपने लोगों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसके सोल्जर्स उसे विनती करते कि वो अपनी जान बचाए। दूसरी तरफ एल अपने घर पहुंचता है और अपने नए स्ट्रेंथ के कारण गलती से दरवाजे को तोड़ देता है। वो दिन भर के काम से थका होता है, लेकिन तभी टेस्टा उसके दरवाजे पर आता है। टेस्टा उससे कहता है कि उन्हें एवेक्यूएट करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टर आर्मी उनके पास आ रहे हैं। एल अचानक अपने क्रॉप्स के बारे में सोचता है और अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ता है। उसको बहुत ही सुकून मिलता है कि उसकी क्रॉप सेफ है और वो देखने लगता है कि मोस्टर आर्मी उनके खेत के पास से गुजरकर सीधा कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। एल डिसाइड करता है कि वो इसमें नहीं पड़ना चाहता है क्योंकि वो एक बस फार्मर है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो उसके क्रॉप्स बेचने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तभी किंग और फेलिस कैपिटल से भागकर जा रहे होते, लेकिन वो एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। किंग पर अचानक से एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक होता है। सेसिल तभी अपनी असली शक्ल दिखाता है और रिवील करता है कि वो असल में डीमन किंग जनरल रेमियो है। वो कहता है कि उसने शुरू से ही उन्हें धोखा दिया था और रेमियो अपने
अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके किंग का रूप धारण करके और लोगों को बिना बताए किंगडम पर राज करेगा, लेकिन पहले उसे किंग को मारना होगा। रेमियो अपने डार्क मैजिक का यूज करके किंग पर अटैक करता है, लेकिन किंग एक बैरियर बनाकर अपने आप को बचा लेते हैं। बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है और किंग उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करता है। पैलेस बैरियर को रेनफोर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन रेमियो एक और अटैक को छोड़ देता है। बैरियर टूट जाता है और किंग और पैलेस उसका डिफेंस नहीं कर पाते। रोमियो अपने ओवर डार्कनेस स्किल का यूज करके उन्हें खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एल पहुंच जाता है और रोमियो के अटैक को रोक लेता है। एल अपना प्लोविंग स्किल यूज करता है और जमीन को ऐसे तोड़ देता है कि मॉन्स्टर आर्मी डिसप्लॉट हो जाती है। रोमियो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है, और एल उसको बताता है कि वो बस एक आम फार्मर है। रोमियो तुरंत एल के पीछे जंप करता है, लेकिन एल उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। रोमियो बहुत ही इंप्रेस होता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ेगा। वो आसपास के मॉन्स्टर की पावर को एब्जॉर्ब करता है और अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पैलेस उसका स्टेटस देख कर पाती कि वो लेवल 78 का है और उसके स्ट्रेंथ 5000 से भी ज्यादा है, और वो एल को भागने के लिए कहती है। रोमियो अपनी पावर को अनलेस करके एल पर चार्ज करता है, लेकिन एल अपने पंच से काउंटर करता है और रोमियो को तुरंत डिफीट कर देता है। मॉन्स्टर एल के एक पंच में जीतने से शॉक हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। पैलेस और किंग वापिस से पैलेस में लौटते हैं, जहाँ पर किंग एल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने रोमियो को हराकर उनकी जान बचाई, लेकिन एल बस इतना कहता है कि उसने अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए ये सब किया है। किंग एल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो देश के लिए काम करे, लेकिन एल मना कर देता है और वो कहता है कि वो सिर्फ एक फार्मर बने रहना चाहता है। किंग उसे कमांडर बनाने या फिर किसी और टाइटल का ऑफर करते हैं, लेकिन एल अपने फैसले पर बना रहता है। पैलेस उसे 33,000 स्क्वायर मीटर का एक फील्ड रिवॉर्ड में देने का फैसला करती है, लेकिन एक शर्त पर। एल को एडवेंचर के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि वो कभी कभी किंगडम की मदद कर सके। एल इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन जब वो फील्ड देखने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि ये पूरी की पूरी वेस्टेड लैंड है। तभी उसे समझ में आता है कि फेलिस ने उसे धोखा दिया। अगले दिन फेलिस एल को कैपिटल एक्सप्लोर करने के लिए लेकर जाती है और एल अलग अलग फूड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो फेलिस से पूछते हैं कि वो बिना किसी टेंशन के कैपिटल में कैसे घूम रही है। फेलिस समझाती है कि उसका एक मेड पैलेस है और उसका सब्स्टिट्यूट बनाकर काम कर रहा है, और उसके पास एक मैजिकल हेयर पिन है जो कि लोगों को उससे पहचानने से रोकता है। फेलिस एल को एडवेंचरर गिल्ड लेकर जाती है और वहाँ पहुँचते ही गिल्ड मास्टर उनका स्वागत करते हैं। गिल्ड मास्टर को एल की स्ट्रेंथ के रूमर्स के बारे में पहले ही पता चल चुका होता है। गिल्ड मास्टर उसे रिसेप्शन डेस्क पर ले जाते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी हेलेन उसे मिलवाता है। तभी एल का पेट जोर से गुर्राता है, इसलिए सबसे पहले उसके खाने का इंतजाम किया जाता है। हेलेन उसके लिए एक डिलीशियस पाई बनाती है और फिर इंटरव्यू शुरू हो जाता है। हेलेन एल से पूछती है कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, और एल एक्सप्लेन करता है कि वो बस फेलिस के साथ की गई डील की वजह से रजिस्टर कर रहा है। तभी वो एडवेंचरर्स वापस आते हैं जो कि पिछले दिन फॉरेस्ट ड्रैगन से लड़ रहे थे। वो एल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एस रैंक ड्रैगन को हरा दिया। गिल्ड में सब लोग बहुत ही अमेज्ड हो जाते हैं और एल एम्बैरेस्ड महसूस करता है। एडवेंचरर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैक, लुक और लाइमा। वो एल को गुड लक विश करते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में वो उनके साथ हंटिंग करेंगे। एल सोचता है कि उसका फार्मिंग का सपना शायद कंप्लीट ना हो। एल हेलेन से कहता है कि वो एक क्विस्ट करना चाहता है और हेलेन एक्सप्लेन करती है कि एडवेंचरर्स को रैंक दिया जाता है एफ रैंक से लेकर एसएस रैंक तक, क्योंकि एल एक नया एडवेंचरर है तो शायद से वो सिर्फ एक इजी क्विस्ट ही कर सकता है। हेलेन सजेस्ट करती है कि एल ग्रीमम फॉरेस्ट में जाकर 100 हर्स कलेक्ट करे। वो उसे कहती है कि मॉन्स्टर से बचने के लिए उसके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। एल कहता है कि वो इतना गरीब है कि वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये सुनकर हेलेस उसे अपना पुराना मैजिकल डिफेंस क्लोक दे देती है। एल पहले मना करता है, लेकिन हेलेन इंसिस्ट करती है कि वो खुद उसके लिए क्लोक पहनती है। हाउलिन क्लोक में एल को देखकर अजैड हो जाती है, जैसे कि उसे किसी और की याद दिलाती हो। वो उसे लक विश करती है, लेकिन एल के दिमाग में सिर्फ अपनी फार्मिंग लाइफ ही चल रही होती है। एल फॉरेस्ट के लिए निकलता है और हर्ब कलेक्ट करना शुरू कर देता है, और हर्ब कलेक्ट करते वक्त उसकी नजर एक अजीब सी ब्लैक स्केल पर जाती है। वो सोचता है कि ये स्केल किस मॉन्स्टर की हो सकती है, लेकिन तभी एक फीमेल ऑर्क उस पर हमला कर देती है। ऑर्क उस पर जम करके ब्रीड करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। जैक ऑर्क को हरा देता है और एल उसका शुक्रिया अदा करता है, और एल जैक से पूछते है कि उसे इस ब्लैक स्केल के बारे में कुछ पता है। जैक कहता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन के रूमर सुने, लेकिन उन्हें वो सच नहीं मानता है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन्स तो हाईलैंड्स में रहते हैं, ना कि फॉरेस्ट में। लामिया सजेस्ट करती कि एल इस स्केल को बेचकर काफी पैसा कमा सकता है, लेकिन तभी एक पावरफुल ऑरा उन्हें ओवरवेल्म कर देती है। सब लोग डर के मारे हिल नहीं पाते और एक ब्लैक ड्रैगन उनके सामने आता है। और ड्रैगन डार्कनेस से कवर होता है और बिना कुछ बोले उनके पास से गुजर जाता है। एल डर के मारे थरथराता है, लेकिन हिम्मत करके ड्रैगन का स्टेटस चेक करता है और उसकी मिस्टीरियस स्टेटस को देखकर काफी शॉक हो जाता है। ड्रैगन के जाने के बाद एक लड़की जो कि भाग रही होती है ड्रैगन के ट्रैप में आ जाती है और हेलेन एक नाइटमेयर से उठ जाती है। अगली सुबह हेलेन की माँ उसे देखती है कि वो ठीक नहीं लग रही है, और हेलेन अपनी माँ को बताती है कि उसकी मेमोरीज लॉस हो रही है और उसे याद नहीं आ रहा कि कल शाम के बाद उसने क्या किया। उसकी माँ सजेस्ट करती है कि हेलेन को कुछ दिन तक छुट्टी लेनी चाहिए। दूसरी तरफ एल गिल्ड वापस आता है और एक अर्जेंट रिपोर्ट देता है कि वो गिल्ड मास्टर को बताता है कि उसका एक ब्लैक ड्रैगन से सामना हुआ। एल के अकॉर्डिंग उस ड्रैगन की स्ट्रेंथ 2,30,000 से भी ज्यादा थी। उस ड्रैगन के अपीयरेंस को
देखकर वो सभी इविल ड्रैगन होरबोरस समझते हैं। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली हेलन। एल गिल्ड को ब्लैक स्केल दिखाता है जो उसने कलेक्ट की थी और हेलन उसे देखते ही टेरिफाइड हो जाती है। उसके दिमाग में एक मेमोरी आती है जिसमें उसका भाई ड्रैगन से भागते हुए मारा जाता है और ये सभी सुनकर हेलन फेंट हो जाती है। एल वोरीड रहता है लेकिन हेलन की माँ उसे इंश्योर करती है कि वो ठीक हो जाएगी। उसकी माँ एल के पहने हुए क्लॉक को देखकर पहचान जाती है और बताती है कि वो असल में हेलन की फॉरेस्ट मदर है। 15 साल पहले उसने हेलन को एक लेक के पास क्लॉक के साथ पाया था। हेलन ने अपना नाम याद रखा था और बाकी सभी मेमोरीज खो दी थी। उसकी माँ का शक है कि हेलन का ओरोबोरोस से कोई कनेक्शन हो सकता है और ये सुनकर एल डिसाइड करता है कि वो हेलन की हेल्प करेगा। वो लाइब्रेरी में जाता है और होरोसबोरस के बारे में कुछ सीखने के लिए और उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता है। तो वो 15 साल पुराने रिपोर्ट्स को चेक करने चला जाता है जब हेलन लेक के पास मिली थी। लेकिन लाइब्रेरियन बताते कि रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है और उसका रैंक इतना हाई नहीं है कि वो उसे एक्सेस कर सके। एल लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसको मना कर देती है। तभी फेलिस वहाँ पर आ जाती है और लाइब्रेरियन को सरप्राइज कर देती है। फेलिस अपने प्रिंसेस वाले स्टेटस का यूज करके एल को रिकॉर्ड को एक्सेस करने में हेल्प करती है। वो दोनों रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं और उस विलेज के डैमेज रिकॉर्ड चेक करते हैं जहाँ पर हेलन को पाया गया था। एल को पता चलता है कि 15 साल पहले ओनोरू विलेज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और वहाँ ब्लैक स्केल्स भी मिली थी। लेकिन इस इंसिडेंट को कवर अप किया गया क्योंकि इविल ड्रैगन के मरने की बात कही गई थी। अगर वो वापस से जिंदा हो गया तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खतरे में है। अगली सुबह एल और फेलिस ओनोरू विलेज जाने का फैसला करते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते विलेज अभी एक डिस्ट्रॉय स्टेट्स में होता है। एक्सप्लोर करते वक्त एल एक आवाज सुनता है और वो आवाज के पीछे चला जाता है और एक ग्रेव के पास पहुँचता है। तभी एक लड़का सामने आता है जो कि वही क्लॉक पहना होता है। फेलिस कंफ्यूज होता है कि एल किससे बात कर रहा है क्योंकि वो उसे ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। एल समझाता है कि वो एक गोस्ट है और लड़का अपने आप को ले के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। ले खुश होता है कि फाइनली कोई उसे देख सकता है और एल के क्लॉक को देखकर सरप्राइज हो जाता है। एल मेंशन करता है कि उसे ये क्लॉक हेलन से मिला था। ले खुशी से बताता है कि वो एलन का भाई है और वो एक्सप्लेन करता है कि ये क्लॉक उसके फादर का गिफ्ट था और वो मैजिकली जादू है। एल क्लॉक को फेलिस के ऊपर डालता है जिससे कि फेलिस पैनिक कर जाती है और ब्लश करने लगती है क्योंकि वो एल के इतने करीब होती है। लेकिन क्लॉक के मैजिक की वजह से अब फेलिस भी ले को देख सकती है और उसके गोस्टली अपीयरेंस को देखकर फ्रीक आउट कर जाती है। ले एक्सप्लेन करता है कि हेलन विलेज की एकमात्र सर्वाइवर थी और वो डेंजर में। तभी एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो कि 15 साल पहले का होता है। हेलन उसकी चोट को देखकर परेशान हो जाती है लेकिन ले कहता है कि वो एक वॉरियर बनने का सपना देखता है। अचानक से डार्क क्लाउड्स अपीयर होते हैं और आसमान से फायर रेन होने लगती है। दोनों विलेज की तरफ दौड़ जाते हैं लेकिन देखते ही देखते विलेज ऑलरेडी बर्न और डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी एक ब्लैक ड्रैगन लैंड करता है और एक टेरिफाइंग रोर करता है। एक छोटा बच्चा ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर फेंकता है। ड्रैगन बोल सकता है और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि एक बच्चा उसके सामने खड़ा हो रहा है। ड्रैगन फेयर को ऑब्जर्व करता है और उन सभी को डिस्ट्रॉय करता है जिनके पास होप होती है। वो अपना मुंह खोलता है और एक डार्क एनर्जी गैदर करता है। जब बच्चा डर से हिलता है हेलन और ले दूर से देखती लेकिन उन्हें पता होता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते और वो डिसाइड करते कि बस भागना ही उनका एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन भागते वक्त ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता है और उन्हें ढूंढ लेता है। दोनों एक अलग रुख में भागने लगते हैं लेकिन ड्रैगन उनका पीछा करता है और फायर से ब्रीथिंग कर देता है। हेलन थक जाती है और गिर जाती है और वो ले से कहती है कि वो बिना उसके आगे बढ़े। ड्रैगन हेलन के पीछे लैंड करता है और उसकी सोल को डिवोर करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी ले अपनी सोट को फेंक कर ड्रैगन की आंखों में मार देता है और हेलन को ले से भागने के लिए कहता है। लेकिन तभी ले अपनी सोट को फेंक कर ड्रैगन की आंख में मार देता है और ले हेलन को भागने के लिए कहता है। सोट ड्रैगन की आंख में घुस जाती है लेकिन ड्रैगन तुरंत अपनी आंखों को रीजनरेट कर लेता है। अब ड्रैगन अपना ध्यान ले की तरफ कर लेता है और डिसाइड करता है कि वो उसे पहले खाएगा। वो ले पर अटैक करता है और अपने तीर से उसे इम्पेल कर देता है। हेलन अपने भाई के पास भागती है और ड्रैगन उसके डिस्पेयर से खुशी महसूस करता है जो कि उसकी पावर को और बढ़ा देता है। ड्रैगन हेलन को जिंदा छोड़ देता है लेकिन उससे यह प्रॉमिस करता है कि वो 15 साल बाद वापस आएगा और उसका घर फिर से डिस्ट्रॉय करेगा। वो हेलन को और भी इमोशनल डैमेज देकर एंड में उसकी सोल को फीस्ट करेगा। ले कसम खाता है कि वो हेलन की हिफाजत करेगा चाहे उसके मरने के बाद ही क्यों ना हो। ये सुनकर ड्रैगन उसकी सोल को एरिया के साथ बांध देता है ताकि वो अपनी बहन का बुरा अंजाम देख सके। उसके बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है और ले धीरे धीरे फेड हो जाता है। प्रेजेंट में ली एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन हमेशा एक सर्वाइवर छोड़ता है ताकि वो लोगों में इस कहानी को फैला सके और ज्यादा डर पैदा कर सके। जब ड्रैगन फिर से जागता है तो उस सर्वाइवर का पीछा करता है और इस साइकिल को रिपीट करता है। ले एल से हेलन की हिफाजत करने की भीख मांगता है लेकिन एल कहता है कि ड्रैगन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ले मेंशन करता है कि ड्रैगन सिर्फ उसका सोल तब खाएगा जब उसने डिस्पेयर महसूस किया था। वो मानता है कि अगर डिस्पेयर के अपोजिट पावर का यूज किया जाए तो ड्रैगन की पावर को कम किया जा सकता है। ले एल से कहता है कि वो उसका एक मैसेज उसकी बहन तक पहुंचा दे और एल तुरंत निकल पड़ता है और फेलिस को अपने कंधे पर उठाकर। वो दोनों बहुत ही जल्दी में होते क्योंकि आज ही वो दिन था जब ड्रैगन के अटैक 15 साल पूरे हो चुके होते। फेलिस एम्बैरेस्ड हो जाती है ऐसे कैरिड होने पर और कहती है कि एल उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाए। लेकिन एल कहता है कि फार्मर होने के नाते ये फास्टेस्ट वे है दौड़ने का
जो उसने सीखा है। जब वो शहर लौटते तो उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि ड्रैगन अभी तक नहीं आया। फेलिस एल को मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाती है उसे ऐसे ट्रीट करने के लिए, लेकिन उसके इमेंस स्टेमिना से इम्प्रेस भी हो जाती है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और एल हेलन को ढूंढने के लिए जाता है और फेलिस गार्ड को तैयार करती है। गिल्ड के पास हेलन की माँ उसका हाल पूछने जाती है, लेकिन वो देखती कि हेलन अपने कमरे में नहीं है। दूसरी तरफ हेलन अकेली फॉरेस्ट में चल रही होती जब ब्लैक ड्रैगन उसके सामने आता है। ड्रैगन उससे 15 साल के बाद मिलता है और हेलन की लॉस्ट मेमोरीज वापस आने लगती है। उसको याद आता है कि उसके भाई की मौत उसकी गलती थी और ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि अगर वो नहीं होती तो उसका भाई बच गया होता। ड्रैगन कहता है कि उसकी वजह से अब शहर के सभी लोग मारे जाएंगे और हेलन ड्रैगन से भीख मांगती है कि वो शहर पर अटैक ना करे, अपनी जान देने का ऑफर भी करती है। लेकिन ड्रैगन का कोई इरादा नहीं होता है कि किसी को जिंदा छोड़े। हेलन डिस्पेयर में अपनी जान लेने का फैसला करती है, लेकिन एल समय पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है। हेलन अपने सेंसेस में आती है, लेकिन ड्रैगन एल पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। एल क्लॉक की प्रोटेक्शन की वजह से जिंदा बच जाता है और ड्रैगन बहुत ही हैरान हो जाता है कि एक इंसान उसके अटैक को सर्वाइव कर गया। लेकिन एल कहता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक फार्मर भी है। हेलन उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन एल ड्रैगन की तरफ दौड़ता है और उसके फेस पर एक जोर से मुक्का मार देता है। एल हेलन को समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और ड्रैगन सरप्राइज होता है कि एक इंसान उसे चोट पहुंचा सकता है। ड्रैगन एल को डिस्पेयर में गिरते देखना चाहता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन उस पर अपने क्लास के साथ अटैक करता है और एल स्ट्रगल करता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए। एल एक पंच लैंड करता है, लेकिन ड्रैगन अपनी बहुत ही खतरनाक फ्लेम अनलेस कर देता है। एल फिर से दूर गिर जाता है और हेलन उसे भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि और लोग उसकी वजह से मारे जाए। लेकिन एल उससे कहता है कि ये सब उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। एल हेलन को बताता है कि उसका भाई उसे कैसे मिला था। उसके भाई को पता होता है कि जब हेलन की यादें लौटेंगी तो वो उसे अपने आप को जिम्मेदार मानने लगेंगी। इसलिए उसने एल से कहा था कि वो हेलन को ये बता दे कि उसकी मौत के लिए वो उसे दोषी नहीं मानता है। उसके भाई ने कहा था कि वो अपनी बहन की हिफाजत करके गर्व महसूस करता है। एल की बातों से हेलन को उम्मीद मिलती है और ड्रैगन की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। ड्रैगन गुस्से में एल को गाली देता है और उन दोनों पर झपट पड़ता है, लेकिन एल अवेकन ड्रैगन को हराने में सफल हो जाता है, एक जोर से पंच मारकर, जिससे कि ड्रैगन हार जाता है और एल आखिर में रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स्ड होती है, हेलन उसे चाकू मार देती है और एल बहुत ही हैरान हो जाता है और पोषण लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। हेलन दोबारा से उस पर अटैक करती है और एल मुश्किल से बचता है। एल उससे पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन हेलन उसे खत्म करने के लिए चार्ज करती है। तभी एक पंख बीच में आ जाता है और होली ड्रैगन मिराज आकर रिवील करता है कि हेलन को एक इविल ड्रैगन ने पोसेस कर लिया है। होली ड्रैगन एल को हील करता है और उसको अपनी शक्ति देता है, लेकिन वो इसके कारण वो गिर जाता है। वो एल से कहता है कि उसने एल को ब्लैक ड्रैगन को प्यूरिफाई करने और हेलन को बचाने की ताकत दी है। इविल ड्रैगन हंसने लगता है और वो सोचता है कि एल हेलन का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन एल तुरंत हेलन को एक जोर से मुक्का मार देता है। ड्रैगन बहुत ही हैरान हो जाता है और एल हेलन की आंखों में देखता है कि वो चुप चुप कर उसे रोकने के लिए कह रही होती है। हेलन अपने सेंसेस में लौट आती है, लेकिन जैसे ही एल उसे उठाता है, हेलन उसे पकड़ लेती है। इविल ड्रैगन की आत्मा हेलन के शरीर से निकलती है और एल के अंदर घुसने की कोशिश करती है। ड्रैगन अपनी जीत का ऐलान करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, एल के दिल के अंदर सिर्फ फार्मिंग होती है। ड्रैगन बहुत ही हैरान हो जाता है और एलन के अंदर सिर्फ खेती और फसल उगाने के सपने। ड्रैगन उसे करप्ट नहीं कर पाता और एल के शरीर से निकाल दिया जाता है। होली ड्रैगन वापिस से लौटता है और अपनी शक्ति से हेलन को प्यूरिफाई कर देता है। इविल ड्रैगन की आत्मा बाहर आ जाती है और होली ड्रैगन एल का शुक्रिया अदा करता है। एक तेज रोशनी के बीच एल और हेलन बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक गिल्ड में पाता है और फेलिस उसे हग करती है और खुश होती है कि वो ठीक है। एल पूछता है कि ड्रैगन्स का क्या हुआ और हेलन बताते है कि यूरोबोर्स प्यूरिफाई हो गया और होली ड्रैगन भी चला गया। एल हेलन से पूछते है कि प्रोसेस होने के बाद वो कैसी है और हेलन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके आर्म्स और लेग अब ड्रैगन के पंजे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एल बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि वो अब भी पोसेस्ड है, लेकिन हेलन दिखाती है कि वो अपने नए पावर्स को फ्रीली कंट्रोल कर सकती है। वो कहती है कि वो इन पावर्स का यूज अच्छाई के लिए करेगी और लोगों की मदद भी करेगी। हेलन अचानक से एल और फेलिस के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, लेकिन फेलिस का मैजिकल हेयर पिन उसे पहचानने नहीं देता है। एल थोड़ा टेंशन में होता है, लेकिन फेलिस कहती है कि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। गिल्ड मास्टर जेक और उसके दोस्तों के साथ अंदर आता है और वो हेलन को ठीक होने पर खुश होते हैं और अमेज्ड होते हैं कि एल ने इविल ड्रैगन को हरा दिया। फेलिस वाले सोचते हैं कि ड्रैगन को हराने के लिए एल को कैसे रिवॉर्ड दिया जाए और फेलिस वादा करते कि रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा होगा और लगभग अपनी असली पहचान रिवील करते हुए सब लोग एल की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करते हैं और लुक एल को चिढ़ाता है और उसके साथ ड्रिंक्स क्यों नहीं पी रहा है, लेकिन फेलिस उसके दिमाग को पढ़ लेती है और वो जानती है कि एल सुबह अपने आलू को हार्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है कि और उसे रिलैक्स रहने कहती है। हेलन सभी को अपनी नई पावर्स दिखाती है और सब लोग रात का मजा लेते हैं और अगले दिन टेस्टा एल के हार्वेस्ट में मदद करता है। वो बहुत ही हैरान होता है कि एल कैसे दो अलग अलग फार्म्स को मैनेज कर रहा है। तभी रिक्स द माइलमैन भागता हुआ आता है और वो एल को एक लेटर देता है। लेटर उसके फादर का होता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने एल को काफी दिनों से नहीं देखा और वो चाहते हैं
कि वो उसे मिलने आए। एल बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गिल्ड से उसके पास बहुत ही सारी क्वेस्ट पेंडिंग है। कैपिटल में एल एक टोमेटो स्टैंड के पास से गुजरता है। वो उनके शेप और कलर से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। जब वो एक बाइट लेता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि टोमेटोस बहुत ही डिलीशियस होते हैं। वो पूछता है कि ये टोमेटोस किसने उगाए हैं और उसे पता चलता है कि वो लेलुगास नाम के एक टाउन फार्म से आए हैं। शॉपकीपर बताता है कि उनका सीक्रेट एक स्पेशल फर्टिलाइजर है। एल तुरंत गिल्ड के पास आता है और हेलन से कहता है कि उसे गिल्ड से थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए। हेलन बहुत ही पैनिक कर जाती है लेकिन एल उसे समझाता है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलने और लेलुगास के टोमेटोस को देखने जाना है। वो पूछते हैं कि क्या कोई एडवेंचरस उनके क्वेस्ट को कवर कर सकता है और हेलन कहती है कि वो खुद कवर करेगी। वो बताते कि अपनी पावर्स की वजह से अब वो एक एडवेंचरर बन चुकी है। गिल्ड के बाहर एल की मुलाकात फेलिस से होती है और वो कहती कि वो भी एल के साथ एक क्वेस्ट पर जाना चाहती है, लेकिन एल उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के प्लान के बारे में बताता है। फेलिस बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और उसके पेरेंट्स से मिलने और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। एल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो हार मानकर तुरंत भाग जाता है। जंगल के रास्ते एल टोमेटोस के बारे में सोचकर बहुत ही एक्साइटेड होता है। तभी एक ऑर्क सामने आ जाता है लेकिन यह फ्रेंडली लगता है। एल को याद आता है कि मेल ऑर्क्स लड़कों के साथ फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि ये ऑर्क्स गलत इरादे रखते हैं। एल भागता है लेकिन ऑर्क उसे पकड़ लेता है और कुछ गलत करने की कोशिश करता है। तभी ऑर्क को हराया जाता है और एल की मुलाकात एक ब्लू हेयर लड़की से होती है। एल इस इनकाउंटर से ट्रॉमाटाइज होता है और लड़की को बताता है कि ये दूसरी बार है कि जब ऑर्क ने उस पर अटैक किया। लड़की उसे बताती है कि जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन एल कहता है कि वो भी एक एडवेंचरर है। लड़की उसे अपना नाम रूरी बताती है और उसे पता चलता है कि दोनों लेलुगास जा रहे हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में ट्रेवल करेंगे, लेकिन एल परेशान होता है कि एक लड़की के लिए एक आदमी के साथ जंगल में रात बिताना ठीक नहीं है। रूरी मजाक में कहते कि अगर एल्क ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो वो उसका सर काट देगी, लेकिन वो कहती कि उसे चिंता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो खुद को क्यूट नहीं समझती है। एल कहता है कि वो क्यूट है, लेकिन रूरी इसे फ्लर्ट समझती है और दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक उन्हें खतरा महसूस होता है, लेकिन ये बस रिक्स होता है जो कि एक और लेटर एल को डिलीवर करता है। लेटर एल की माँ का होता है और एल रूरी को बताता है कि उसकी माँ उससे पहले काफी सारे लेटर्स भेज चुकी है, इसलिए वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन असल में उसका असली मकसद खास फर्टिलाइजर ढूंढना होता है। फिर वो टमाटर के बारे में एक लंबा चौड़ा भाषण देता है जिससे कि रूरी के सर में दर्द होने लगता है। एल रूरी से उसके परिवार के बारे में पूछते कि क्या वो चिंता करते हैं कि रूरी एक अकेली एडवेंचरर है, लेकिन रूरी कह देती कि उसके लिए कोई चिंता नहीं करेगा। रूरी बात का रुख मोड़ते हुए कहती कि उसे कैंप लगाना चाहिए। वो अपने बैग से एक टेंट निकालती है और एल हैरान हो जाता है, इतने छोटे बैग में इतनी सारी चीजें कैसे आ गई। एल उससे बैग के बारे में पूछता है तो रूरी बताती कि एक हायरलूम है जो कि उसके पूर्वजों ने दिया था। एल सोचता है कि उसके पूर्वज कौन होंगे, लेकिन तभी उसका पेट जोर से गुर्राता है और वो खाना बनाने के लिए रुक जाते हैं। एल रूरी के कुकिंग स्किल से बहुत ही प्रभावित होता है और उसकी तारीफ करता है कि उसने इंग्रेडिएंट्स का इतना अच्छा यूज कैसे किया। फिर वो रूरी से पूछता है कि वो लेलुगास क्यों जा रही है और रूरी बताती है कि वो ट्रेनिंग करने के लिए जा रही है। उसने सुना है कि वहाँ डिमंस होने के अफवाह है, इसलिए वो जाकर पता लगाना चाहती है। एल पूछता है कि वो इतनी खतरनाक चीजें क्यों कर रही है तो रूरी अपनी असली पहचान का खुलासा करती है और उसे बताते है कि वो उस महान हीरो की वंशज है जिसने डीमन किंग को हराया था। एल ये सुनकर बहुत ही हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए चिंता करता है क्योंकि वो एक लड़की है और ये सब अकेली कर रही है। रूरी एक पल के लिए रुक जाती है क्योंकि ये पहली बार था कि जब किसी ने उसकी चिंता की हो और वो एल का शुक्रिया अदा करती है। दोनों थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करते हैं और एल जमीन पर सोने का फैसला करता है। रूरी उससे कहती है कि वो टेंट शेयर कर ले क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है, लेकिन एल इस बात को अनुचित नहीं मानता है। रूरी उससे कहती है कि आसपास ऑर्क हो सकती है और ये सुनकर एल तुरंत अपनी बात को बदल देता है। एल ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि रूरी के पास 2 सेट्स ऑफ सीट्स है। रूरी बताते कि उसका सपना था कि एक दिन उसका कोई दोस्त उसके साथ बैठकर रात भर बातें करे जबकि वो एक सो न जाए। रूरी बताते कि उसका एक सपना था कि एक दिन कोई उसका दोस्त उसके साथ बैठकर रात भर बातें करे जब तक कि वो सो न जाए। एल उसका सपना पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रूरी तुरंत ही सो जाती है। नींद में वो एल को मारने लगती है और एल की रात बहुत ही मुश्किल में गुजरती है। अगली सुबह वो लेलुगास पहुंच जाते हैं और रूरी पूछती कि एल को चोट कैसे लगी। एल इस बात को टाल देता है और वो दोनों शहर में एंटर करते हैं। फेयरवेल कहने से पहले रूरी कहती कि उसे एल के साथ सफर करने में बहुत ही मजा आया और वो दोबारा से मिलने की बात करती है। एल उससे कहते कि जब वो वापस राजधानी जाएगा तो वो उसकी एक्सकोर्ट बन जाए। रूरी खुशी से मान जाती है और उसके लिए एक मैप बना कर देती है। रूरी शहर में डीमंस के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है। तभी एक चीख सुनाई देती है और एक लड़की बताती कि उसकी बहन को एक डीमन उठाकर ले गया। लड़की कहती कि उसकी बहन को पेंटोम्स फॉरेस्ट में लेकर जाया गया है और रूरी तुरंत उसकी मदद करने के लिए निकल जाती है। तभी डोर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है और उधर एल अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा जोर से खुलता है और उसकी माँ उसे गले लगाकर गिर जाती है। वो उसे इतने जोर से गले लगाती है कि एल का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तभी उसका बाप आता है और
और गलतफहमी में उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है, लेकिन फिर समझ में आता है कि वो तो उसका बेटा है। उसकी माँ गुस्से में उसके पिता को घसीटकर घर के अंदर ले जाती है और उन्हें सजा देती है। डिनर के दौरान एल की माँ उसे स्वादिष्ट खाना खिलाती, जबकि उसके पिता अब भी सजा भुगत रहे होते हैं। एल अपनी माँ के बनाए गए खाने का रोरी के खाने से तुलना करता है और उसकी माँ अचानक से ये जानने में रुचि दिखाती कि रोरी उसकी गर्लफ्रेंड है क्या। उसके पिता कहते हैं कि एल को अब शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन एल की माँ उसको पीठ को तोड़ देती है और कहती हुई कि एल अभी शादी के लिए बहुत ही छोटा है। एल समझाता है कि रोरी बस एक लड़की है जिसे कि वो अभी मिला है और उसकी माँ अपनी गलत नतीजे पर पहुंचने के लिए माफी मांगती है। बाद में एल के पिता उससे पूछते कि वो अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर क्यों आया है और एल बताता है कि वो खास फर्टिलाइजर के लिए यहाँ पर आया है। उसके पिता उसके मैप पर उस जगह का पता लगा देते, लेकिन फिर एक निशान वाले स्थान पर उसके बारे में पूछते हैं। एल बताता है कि वो रोरी की रुकने वाली जगह है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उस जगह पर कोई भी होटल नहीं था। एल अपने पिता से डीमन के बारे में पूछते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उसके पिता कहते कि अब सोने का वक्त हो गया, लेकिन एल उनका बिस्तर चुरा लेता है, कहते हुए कि वो अपने कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर इंतजार कर रही है। अगले दिन एल फर्टिलाइजर लेकर रोरी से मिलने के लिए जाता है, तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और वो भीड़ की तरफ भागता है। एक आदमी कहता है कि उसके ऊपर डीमन ने हमला कर दिया, लेकिन एक नीली बालों वाली लड़की की वजह से वो बच गया। एल उस जगह के बारे में पूछता है और तुरंत रोरी को ढूंढने के लिए भागने लगता है। आदमी वापस उठता है और अपनी उंगली चटकाकर भीड़ और होटल को एक भ्रम में बदल देता है। एल जंगल में रोरी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उस लड़की को देखता है जिसे रोरी ने बचाया था और उस पर एक डीमन हमला कर रहा था। एल आसानी से डीमन को गिरा देता है और लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन तभी वो लड़की भी डीमन बन जाती है और एल पर हमला कर देती है। रोरी अचानक से आ जाती है और वो एल को बचा लेती है। वो कहती कि ये जंगल ऐसे डीमन से भरा पड़ा है। तभी पहले का आदमी सामने आता है और अपने आप को लोकी के नाम से प्राचित करता है और ये खुलासा करता है कि वो एक डीमन है। वो हंसकर कहता है कि रोरी कितनी आसानी से बेवकूफ बन गई, जबकि शहर में किसी ने भी डीमंस के बारे में नहीं सुना था। वो कहता है कि रोरी हीरो बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। रोरी बहुत ही हैरान होती है कि एल इस झमेले में क्यों फंस गया, जबकि लोकी का असली मकसद तो उस पर हमला करना था। लेकिन लोकी कहता है कि एल रोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने अकेले डीमंस जनरल रोमियो और इविल ड्रैगन को हरा दिया था। एल को समझ में आता है कि लोकी डीमंस का एक साथी था, लेकिन लोकी कहता है कि रोमियो और इविल ड्रैगन उसकी लेवल के आसपास भी नहीं थे। रोरी उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन लोकी आसानी से उस पर वार करता है और पलटवार कर देता है। एल तुरंत रोरी के पास जाता है और अपनी हीलिंग मैजिक से उसका इलाज करता है। लोकी इस कसामता को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि उसने पहले एल से निपट लेना चाहिए था। रोरी एल से माफी मांगती है और कहती है कि वो लोकी का सामना करने के लायक नहीं है, लेकिन एल उससे कहता है कि चिंता न करे क्योंकि वो एक फार्मर है। एल लोकी की तरफ दौड़ता है, लेकिन लोकी उसे उड़ा देता है और एल बार बार हमला करता है, लेकिन लोकी जोर से जमीन पर पटक देता है। जमीन में एक गड्ढा बन जाता है और एल बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर टिकता है, लेकिन वो वापिस से उठता है और लोकी को एक मुक्का मार देता है। लोकी एक डार्क एनर्जी से भरा मुक्का मारकर जवाब देता है, जो कि एल को दूर उछाल देता है। जैसे ही एल गिरता है उसका सामान टूट जाता है और हर जगह पर फैल जाता है। लोकी के घाव भरने लगते हैं और वो समझ जाता है कि दूसरे डीमंस क्यों एल का सामना नहीं कर पाए। एल अपने ऊपर हीलिंग स्पेल डालता है और वापस से खड़ा हो जाता है। लोकी इस सब को खत्म कर देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एल उससे पूछते है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। लोकी समझाता है कि वो उन सभी को निशाना बना रहा है जो कि उसके भविष्य के प्लान्स के लिए खतरा बन सकते हैं। एल और रूरी के अलावा उसका अगला टारगेट हेलेन है क्योंकि उसने इविल ड्रैगन की शक्ति को अपनाया है। एल ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि हेलेन भी एक टारगेट है। लोकी फिर रूरी के बारे में बोलते जो कि अगले हीरो के रूप में होली गॉड की ब्लेसिंग पानी चाहिए थी, लेकिन अब तक वो होली गॉड की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। लोकी सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है और अपने वोम डीमंस को बुलाता है। एल और रूरी वोम्स के साथ संघर्ष करते हैं और रूरी एल को भागने के लिए कहती है, लेकिन एल इनकार कर देता है और वोम्स के खिलाफ लड़ता है। वो कहता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा फार्मर बनना चाहता है और वो अगर वो रूरी को छोड़कर चला गया तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। वो वोम्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन लोकी एक और अटैक को लॉन्च करता है। एल रूरी को अपने मैजिक से शील्ड बनाकर बचा लेता है और एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जब धुआं हटता है तो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से घायल होते हैं और ज्यादा वोम्स निकलते हैं और रूरी को एक तरफ फेंक देते हैं, जबकि एल को वोम्स दबा लेते हैं। लोकी उससे कहता है कि अगर एक बार वोम्स ने काट लिया तो वो उसे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद वो रूरी की तरफ मुड़ता है उसे खत्म करने के लिए। रूरी अपने माँ बाप को याद करती है, वो हमेशा उसका हौसला बढ़ाते थे, जबकि दूसरे लोग कहते कि वो हीरो बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। रूरी माफी
मांगती है कि वो एक हीरो बनने में असफल रही और लोकी अपना अटैक उसके खिलाफ लॉन्च कर देता है। लेकिन अचानक वर्म्स सफेद हो जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं और एल अपने आप को आजाद कर लेता है। वो समझाता है कि ये उसके फर्टिलाइजर की शक्ति की वजह से हुआ है जो कि पेस्टिसाइड से काम करता है। इसकी वजह से वर्म्स रीजनरेट नहीं कर सकते और लोकी बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन उसे चिंता नहीं होती क्योंकि एल पहले से ही घायल है। लेकिन एल फिर भी उसकी तरफ दौड़ता है और वचन लेता है कि वो रूरी और हेलन की रक्षा करेगा। रूरी ये देखकर बहुत ही हैरान होती है कि एल इतनी जोर से क्यों लड़ रहा है। वो अपने बिताए हुए दिन याद करती जब सब कहते कि वो एक हीरो बनने के लिए बहुत ही कमजोर है और तब उसने हार मान ली थी। लेकिन एल के जज्बे को देखकर वो समझती कि हीरो बनने का मतलब सिर्फ शक्ति ही नहीं है, बल्कि वो इंसान हीरो होता है जो कि कभी भी दूसरों की मदद करने की कोशिश करना नहीं छोड़ता है। जब एल लोकी से लड़ रहा होता है, रोरी उसे मारने का मौका ढूंढती है और लोकी को उसे छुरा घुसा देती है। लोकी के घाव तुरंत ही भर जाते हैं, लेकिन रोरी हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी रोरी की हीरो शक्ति जाग जाती है और अपनी होली स्लैश अटैक करके लोकी पर वार करती है। अटैक काफी प्रभावित करता है और रोरी के एक और स्लैश से उसका काम तमाम कर देती है। लड़ाई के बाद रोरी एल का शुक्रिया अदा करती है कि उसने ये समझाया कि हीरो बनने का असली मकसद क्या है। लेकिन एल थकान के मारे भी होश हो जाता है। जब वो रोरी की गोद में सोता है तो रोरी मान लेती है कि उसे एल पर क्रश है। रात हो जाती है और एल आखिर में उठता है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड पल बीतता है और रोरी फिर से एल का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन शर्म के मारे चुप हो जाती है। जब वो लोग टाउन की तरफ वापस जा रहे होते तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एल चिंता करता है कि कहीं लोकी फिर से जिंदा तो नहीं हो गया और आवाज और तेज हो जाती है और रोरी डर जाती है और वो कहती है कि वो भूत से नहीं निपट सकती। अचानक आवाज एल को बुलाती है और उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ है जो कि उसे ढूंढ रही है। एल समझ जाता है कि वो उसकी माँ है, लेकिन रोरी के साथ पकड़े जाने से बचने के लिए वो दोनों भाग जाते हैं। एल रोरी को उठाकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है और जब दोनों दूर निकल जाते हैं तो एल राहत की सांस लेता है, लेकिन रोरी हंसने लगती है। देखकर एल भी और भी चीजें डर, लेकिन रोरी हंसने लगती है देखकर कि एल भी किसी चीज से डर सकता है। एल सिर्फ अपने माँ के खौफ के बारे में सोचकर शर्मा जाता है। जब वो वापस टाउन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि होटल वहाँ पर नहीं है। तब उन्हें समझ में आता है कि वो सब तो लोकी का भ्रम था। रोरी एक नई जगह पर स्टे करने का इंतजाम करती है और एल उससे कहता है कि वो अगले दिन कैपिटल वापस जा रहे हैं। जब एल अपने घर वापस आता है तो उसे अपना बचपन याद आता है जब वो टेस्टा के साथ बिना बताए खेलने के लिए चला गया था और उसकी माँ उसके ढूंढने के लिए गई थी। दोनों बहुत ही डर गए थे कि उन्हें डांट पड़ेगी, इसलिए चुपके से घर आ गए। लेकिन जैसे ही वो घर वापस पहुंचे उसकी माँ दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। एल सोचता है कि क्या उसकी माँ टेलीपोर्ट कर सकती है और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ एक बार फिर से उसका इंतजार कर रही है। एल उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से उसके पीछे आ जाती है और एल घबराकर दौड़ लगाता है। वो सीधा अपने पिता के पास से गुजरता हुआ अपने कमरे में घुस जाता है और उसके पिता चौंक जाते हैं क्योंकि अब उसे अपनी माँ का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह एल की माँ उसे रुकने के लिए विनती करती है और एल के पास कोई भी चारा नहीं होता है। वो कहते हैं कि अगर वो ऐसे ही करते रहे तो वो उनसे नफरत करेगा। ये सुनकर उसकी माँ तुरंत माफी मांगती है और एल निकलता है और रूरी से मिलता है। दोनों साथ मिलकर कैपिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी बीच कैपिटल में फेलिस का राजा जो कि उसके पिता है उसे अलविदा करते हुए क्षमा मांगता है कि वो उसके लिए अच्छा पिता नहीं बन सका। जब एल और रूरी गिल्ड में पहुंचते तो हेलन एल और रूरी के बीच में दोस्ती जलन महसूस करती है और अपनी डायनामिक पावर फ्लेक्स करने लगती है। अगले दिन फार्म में एक लड़का कुछ फ्रूट्स तोड़ रहा होता है, लेकिन एल उसे पकड़ लेता है। रूरी और हेलन भी फार्म में मदद करने के लिए पहुंचती है, लेकिन एल उस लड़के पर काफी गुस्सा होता है। दोनों लड़कियां बहुत ही हैरान होती कि एल इतना क्रोधित क्यों है, लेकिन एल कहता है कि फ्रूट्स अभी रेडी नहीं हुए थे और उनको तोड़ना गलत बात था। वो लड़का माफी मांगता है, लेकिन तभी उसका पेट गुर गुर करता है और एल उसे एक कैबेज देता है और वो लड़का उसके स्वाद से बहुत ही हैरान हो जाता है और वो खुशी के मारे रो पड़ता है और कैबेज लेकर भाग जाता है। हेलन बताती है कि जब एल यहाँ पर नहीं था तब मॉन्स्टर्स के अटैक से बढ़ गए थे, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड्स रुक गए थे। इस वजह से फूड की कीमत बढ़ गई थी और गरीब लोगों के लिए जीवन और भी मुश्किल हो गया था। तभी एक बेल बजती जो कि मॉन्स्टर का अटैक का सिग्नल होता है और सब तुरंत मदद करने के लिए भागने लगते हैं। शहर पर मॉन्स्टर का एक बड़ा झुंड हमला कर रहा होता है और गार्ड्स और एडवेंचरर्स मुश्किल से डिफेंस कर पा रहे होते हैं। हेलन अपने नए डायनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन का दिखावा करती है और अपनी नई डायनोमिक पावर्स के साथ मॉन्स्टर से लड़ती है। हेल अपने होई के साथ मॉन्स्टर पर वार करता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है। फिर धीरे धीरे मॉन्स्टर की संख्या उन पर भारी पड़ने लगती है और अचानक एंटिसबर्ग के किंगडम के नाइट भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनका लीडर एक बड़ी सी होली सोर्ड लेविटाइन से मॉन्स्टर को धमकाता है, या तो वो यहाँ से चले जाए या फिर इस तलवार के प्रकोप का सामना करे। मॉन्स्टर डर कर पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। एल हैरान हो जाता है कि कोई तलवार मॉन्स्टर को भगा सकती है। उस रात एल अपनी पुरानी होई को पुलिस कर रहा होता है और जब फेलिस उससे मिलने आती है वो उसे अलविदा कहती है, लेकिन एल समझ नहीं पाता है कि वो क्या कह रही है। फेलिस बताती है कि वो कभी वापस नहीं आएगी और उसका छोटा सा मिलना उसकी मेड के आने पर रुक जाता है जो उसे चलने के लिए कहती है।
फेलिक्स उसे सब कुछ के लिए धन्यवाद कहती है और एल उसके बारे में सोच रहा होता है। कुछ दिन के बाद मॉन्स्टर्स के अटैक बंद हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। तभी एक दिन एल के फार्म पर वही छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ आता है। उसकी माँ एल से माफी मांगती है और कहती है कि अगर कभी भी एल को टेलर की जरूरत हो तो वो उसके टाउन में आ सकता है। जाने से पहले वो एल से वेजिटेबल खरीद लेते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो रिक अचानक से वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि एल को हैरान कर देता है। रिक्स एल को उसकी माँ का एक और लेटर देता है और साथ ही न्यूज़पेपर की कॉपी भी, और एल को पेपर को पढ़कर बहुत ही चौंक जाता है। दूसरी तरफ गिल्ड में हेलन और रूरी भी वहाँ पेपर देख रही होती है। पता चलता है कि फेलिक्स के साथ ही एंटीबर्स से प्रिंस के साथ होने वाली है। हेलन सोचती है कि ये पॉलिटिकल मैरिज है जिससे एंटीबर्स के उसके कंट्री को प्रोटेक्ट करे। रूरी को ये सब अजीब लगता है कि मॉन्स्टर्स नाइट की बात समझकर भाग गए, क्योंकि मॉन्स्टर्स आसानी से बातें समझने की क्षमता नहीं रखते। तभी एल गिल्ड में आता है और उन्हें अपना लेटर पढ़ने के लिए कहता है। लेटर की शुरुआत एल की माँ से प्यार भरे शब्दों से होती है, जो एल को शर्मा देती है और जल्दी से उसे फाड़ देता है। फिर वो उन्हें लेटर का दूसरा हिस्सा देता है। एलन और रूरी उस लेटर को पढ़ती है, जो कि एल के माँ ने मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में होता है। लेटर में लिखा होता है कि एंटिसबर्ग की होली सोर्ड लेविटन एक आम तलवार है जिसमें कोई स्पेशल पावर नहीं है। ये सुनकर एलन और रूरी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि एल की माँ को ये सब कैसे पता चला। एल कहता है कि वो लेटर को और पढ़े और पता चलता है कि एल की माँ एक समय शैडो पपेट्स की कमांडर थी। शैडो पपेट्स का नाम सुनकर वो दोनों लड़कियां बहुत ही चौंक जाती है, लेकिन एल को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। हेलन और रूरी उसे बताते कि शैडो पपेट्स एक इलाइट स्पाई ग्रुप है जो किसी भी सीक्रेट को ढूंढ निकालने का क्षमता रखता है। वो लेटर को और पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को एंटीबर्स के एक और डीमन ने समन किया था, लेकिन उस डीमन की बिलफ्ड को चुरा लिया गया और उसे मजबूर किया गया कि वो मॉन्स्टर से हमला करवाए। ये समझ में आता है कि एंटीबर्स ने मॉन्स्टर को भेजकर एक नाटक किया, जैसे वो अपने आप को राक्षस दिखाए और प्रिंसेस फेलिक्स से शादी की डिमांड करे। एल ये सब सुनकर प्रिंसेस को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, जो हेलन और रूरी को बहुत ही हैरान कर देता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि फेलिक्स हमेशा से एल के साथ अपना डिस्गाइज मैजिक यूज करती है और एल को कभी भी उसकी असली आइडेंटिटी पहचान नहीं थी। फिर आउल खुद को सुधारता है और कहता है कि रियासत के नागरिक होने के नाते हमें अपनी राजकुमारी को बचाना चाहिए। ये बात सुनकर हेलन और रूरी मान जाती है और हेलन कहती है कि एंटिसबर्ग के अंदर घुसना मुश्किल होगा, लेकिन एल उन्हें बताता है कि उन्हें रिक्स को गाइड के रूप में रिक्रूट कर लेना चाहिए। दूर एंटिसबर्ग के किंगडम में प्रिंस नेडाउस अलग अलग नेताओं से मिल रहा होता है, जो उनकी रियासत को मॉन्स्टर के अटैक से रक्षा देने और उनका समर्थन मांग रहे होते हैं। नेडालुस सबसे कहता है कि एक होली तलवार के साथ वो सिर्फ थोड़ा ही कर सकता है। नेता लोग उनका समर्थन पाने के लिए उन्हें बेहतरीन ऑफर देते हैं। बाद में नेडालुस अपने प्लान के सफल होने पर बहुत ही खुश हो जाता है और डीमन गेजेल को और ज्यादा देशों पर हमला करने के लिए हुक्म देता है, लेकिन गेजेल और अटैक करने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने साथियों की कुर्बानी और नहीं देना चाहता था। नेडासोल गुस्से में उसे मारने लगता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके कब्जे में है। तभी फेलिक्स वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि उसके सेवकों के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक गार्ड आता है और वो कहता है कि उनकी शादी के समारोह के लिए गाड़ी देर से आएगी। ये सुनकर प्रिंसेस अपना गुस्सा खो देती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि फेलिक्स देख रही है, वो शांत रहने की कोशिश करता है और उसे याद आता है कि वो उनके सेरेमनी का इंतजार कर रहा है। फेलिक्स अपने कमरे में वापस जाती है और वो कहती है कि काश वो एल को एक बार देख पाती। बाहर खड़ा नेडुला सोचता है कि वो किस बारे में सोच रही है। अगले दिन एल टेलर के पास जाता है अपने नए आउटफिट्स के लिए और वादा करता है कि वो उन्हें एक वेजिटेबल देगा। फिर वो अपनी टीम से मिलता है। रिक्स उन्हें अपना प्लान समझाता है और वो कहता है कि उन्हें मर्चेंट बनकर शादी के समारोह में घुसना होगा, होस्टेज को ढूंढना होगा और तब तक वो मॉन्स्टर को इकट्ठा करेगा, जिससे कि वो साबित कर सके कि प्रिंस नेडासुल की होली सोर्ड एक फ्रॉड है। हेलन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि रिक्स मॉन्स्टर को कैसे इकट्ठा करेगा। तब रिक्स अपनी असली पहचान दिखाता है कि वो खुद एक डीमन है। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन रिक्स उन्हें बताता है कि वो भी शैडो पपेट्स का एक मेंबर है, जिसे एल की माँ ने उसे बचपन में अपना लिया था। रिक्स ये भी बताता है कि कई डीमंस इंसानों के बीच घुल मिलकर रहते हैं। गजेल जो अब प्रिंस के कब्जे में, वो एक इंसानी लड़की से प्यार कर बैठा और प्रिंस के हाथ लग गया। एल कसम खाता है कि वो सभी को बचा लेगा और मिशन शुरू होता है। जब वो एंटीसबर्ग पहुंचते हैं तो सभी सक्सेसफुल गेट के अंदर घुस जाते हैं। एल अपने फार्मर के भेष को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन लड़कियां उसकी सूझबूझ से कुछ खास प्रभावित नहीं होती है। वो अपना प्लान डिस्कस करते हैं, जो कि कैसल में घुसकर गजेल की बिलव्ड को रेस्क्यू करना है, उसे चर्च ले जाना और फिर गजेल से सच्चाई बुलवाना, जो कि होली सोर्ड की पावर एक फर्जी बात है। जब एल कैसल की तरफ बढ़ता है तो गार्ड उसे तुरंत रोक लेता है और एल कहता है कि वो कैसल के लिए वेजिटेबल्स डिलीवर कर रहा है और वो समझाता है कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन गार्ड उसे सस्पिशियस मानकर उसका पीछा करने लगते हैं और एल को सारे गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। हेलन एल को कहती है कि वो आगे बढ़े। जब गार्ड्स कमरे में घुसने लगते हैं, एल अपनी सब्जियों का इस्तेमाल करता है और गार्ड्स को संभाल लेता है, लेकिन लड़की जंजीरों से बंधी होती है और वो भाग नहीं सकती, इसलिए एल उसे उठाकर भागता है। तेज रफ्तार के दौरान वो बाकी की टीम से मिलता है, लेकिन अब गार्ड्स का पूरा झुंड उसके पीछा कर रहा होता है। वो लोग
एक चर्च को देखते हैं और लड़कियां एल से कहती है कि वो फेलिस को बचाएंगे जबकि वो गार्ड्स को संभाल लेंगी। चर्च के अंदर शादी का समारोह चल रहा होता है और फेलिस आई डू कह देती है। जैसे ही किस होने वाला होता है, नेटल उस डोर की तरफ देखते है जो कि जोर से खुलता है और वो सीधा नेटल उसके टकराता है। फेलिस एल को देखकर खुशी से चौंक पड़ती है, लेकिन नेटल सभी को कहता है कि एल एक विलन है जो कि राजकुमारी को किडनैप करने के लिए आया है। एल जवाब देता है कि असली विलन तो राजकुमार खुद है जो कि होली सोड एक झूठ है। नेटल उस एल से गुस्से में कहता है कि वो अपना सबूत पेश करे और राजा भी एल से कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से उस तलवार की पावर देखी है। तभी एल कहता है कि उसके पास सबूत है। तभी एक गार्ड अंदर आता है और रिपोर्ट करता है कि किडनैपर मोस्टर ने हमला कर दिया। तभी हम देखते हैं कि रिक्स मोस्टर को किडनैपर अटैक करने के लिए बुला रहा है। शादी में आए मेहमान नेटासुल उससे कहते हैं कि वो तलवार का इस्तेमाल करे, लेकिन जैसे ही वो गजेल को पुकारता है वो अपनी लवर के साथ होता है। रिक्स प्रिंस के पास होली सोड लेकर जाता है, लेकिन प्रिंस तलवार को पकड़ने से हिचकिचाता है। एल कहता है कि वो तलवार झूठी है और एक मोस्टर की तरफ फेंक देता है। मोस्टर तलवार को एक बाइट में ही तोड़ देता है और गजेल तब सभी के सामने सच्चाई का खुलासा कर देता है। वो बताता है कि वो मोस्टर के एक डीमन फोल्ट के माध्यम से कंट्रोल करता था और प्रिंस उसे ब्लैकमेल कर रहा था और दूसरे देशों पर मोस्टर भेजने के लिए। राजा नेटल उससे उसकी सच्चाई पूछता है, लेकिन वो बस हंसते हुए कहता है कि अब सब लोग देर से समझ रहे हैं। वो बताता है कि उसने एक बड़े मोस्टर को अटैक करने के लिए राजधानी पर भेज दिया है। गजेल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कोई भी कमांड नहीं दिया था। नेटलस हंसते हुए कहता है कि मोस्टर के कारकलेस फैलाकर मोस्टर को आसानी से बुलाया जा सकता है। नेटलस घोष करता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है और तभी रूरी और हेलेन चर्च में आती है और कहती है कि राजधानी इतनी आसानी से नहीं गिर सकती है और पिछली लड़ाई के बाद गार्ड्स और एडवेंचरर्स ने रूरी को दोबारा ट्रेनिंग मांगी थी। हम देखते हैं कि वो सभी लोग मोस्टर का सामना हिम्मत से कर रही होती। राजा कृतज्ञ भावना से भरा होता है और एल फेलिस से कहता है कि उसे शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी गार्ड्स अंदर दौड़ते हैं और नेटासुल उन घुसपैठियों को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन गार्ड्स अपने हथियार गिरा देते हैं और रूरी और हेलेन बताते हैं कि उन्होंने गार्ड्स को प्रिंस के बुरे काम के बारे में सब कुछ समझा दिया है। नेटलस गुस्से में आकर राजा पर हमला करने लगता है, लेकिन एक रेडिस उसे रोक देती है। एल आगे आता है और उसे हरा देता है। नेटलस को गिरफ्तार किया जाता है और फेलिस एल से लिपट जाती है। कहती है कि वो उससे प्यार करती है और रूरी ये देखकर हैरान हो जाती है और जलन महसूस करती है। एल कहता है कि ये सब बस एक गलतफहमी है, लेकिन राजा उसका भी धन्यवाद करता है और उसे अपने परिवार में शामिल होने के लिए कहता है। जैसे ही राजा वहाँ से जाने लगता है, रिस उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें साबित होता है कि नेटलस सिर्फ एक मोहरा था किसी और के बड़े प्लान का और राजा को सावधान रहने की सलाह देता है। उसके बाद सभी गिल्ड में जश्न मनाते हैं और गिल्ड मास्टर एल से कहता है कि सभी उससे अपनी क्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन एल हमेशा की तरह कहता है कि वो बस एक फार्मर बनना चाहता है। फेलिस गिल्ड में आती है और राजधानी की रक्षा करने में मदद करने के लिए एडवेंचरर्स को इनाम देती है। हेलेन सोचती है कि क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो राजकुमारी को पहले से जानती है और एल टेंशन में आ जाता है। फेलिस अपने भेष में वापस आती है और एल के लिए उसका राज्य संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फेलिस रूरी से ऑफिशियली मिलती है और ऐलान करती है कि वही है जो कि एल के साथ रहेगी। एल उन दोनों के बीच की बहस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बस अपने फसल की देखभाल करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो अपनी सब्जियों को काट रहा होता है, लेकिन रूरी और फेलिस वहाँ पर भी पहुँच जाती है। दोनों उससे पूछती है कि वो किससे ज्यादा पसंद करता है, लेकिन एल ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और अपनी सब्जियों के बारे में बात करने लगता है। रूरी को शक होता है कि शायद से एल किसी और को पसंद करता है और एल तस्दीक करता है कि हाँ ऐसा ही है। ये सुनकर दोनों लड़कियां बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन एल फौरन वहाँ से भाग जाता है। अपने घर लौटकर एल एक तस्वीर को देखता है और ओलिविया नाम की लड़की की यादों में खो जाता है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है 15 साल पहले का, जब एल के पिता जो कि आलू की खेती कर रहे होते हैं। वो हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एल ने कितने सारे आलू को काट दिए हैं। एल खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसकी माँ नाराज हो जाती है कि उसके पिता उससे इतनी मेहनत करवा रहे हैं। एल कुछ आलू को अपने पड़ोसियों को देने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो एक लड़की को 2 आदमियों के साथ भागती देखती है। पड़ोसी बताते हैं कि वो लड़की एक छोटी चोर है जो कि पड़ोस में ही रहती है और वो आदमी उसे बेचने के लिए पकड़ना चाहती है। वो लड़की एक आदमी को काटकर अपने आप को आजाद कर लेती है और भाग जाती है। भागते हुए वो एल की टोकरी से आलू छीन लेती है और चली जाती है। वो लड़की आलू खाकर अपना पेट भर लेती है, लेकिन एल उसे ढूंढ निकालता है और फिर से भाग जाती है। लेकिन एल के हाथ में वो खाना देखकर रुक जाती है और एल उससे कहता है कि आलू को सूप में पाकर और भी अच्छा बनाया जा सकता है। वो लड़की एल से डरती है, लेकिन जब उस सूप को छोड़कर चला जाता है वो उसको खा लेती है। अगले कुछ दिनों तक एल उसके लिए खाना लाता रहता है और धीरे धीरे वो लड़की उसका इंतजार करने लगती है। एक दिन वो एल से बात करती है और अपना नाम ओलिविया बताती है। वो इस बात से बहुत ही हैरान होती है कि एल ने इतने स्वादिष्ट आलू उगाए हैं। एल का पेट अचानक से गुर करता है और ओलिविया अपने सैंडविच का आधा हिस्सा उसके साथ बांट लेती है। लेकिन तभी वो 2 आदमी वापस आते हैं और ओलिविया को पकड़कर बेचने की तैयारी करते हैं। एल कहता है कि ओलिविया अब से चोरी नहीं करेगी, लेकिन वो आदमी कहते हैं कि उन्हें अपना नुकसान पूरा करना है। एल उनसे विनती करता है कि वो ओलिविया को जाने दे और वो कहता है कि वो उसका सारा कर्ज चुका देगा। वो आदमी एल की बात पर विश्वास नहीं करता
करता है, लेकिन तब एल के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और पूरा का पूरा मामला समझ जाते हैं। वो उन आदमियों को 3 महीने का चावल प्रस्ताव में देते हैं, जो वो खुशी खुशी मान जाते हैं और वहाँ से चले भी जाते हैं। एल को चिंता होती है कि उनका गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसके पिता को चिंता होती है कि उसकी माँ क्या कहेंगी। ओलिविया अपने चुराए हुए आलू को वापस कर देती है और एल के पिता सुझाव देते हैं कि अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा हाथ होता तो काम में आसानी हो जाएगा। एल खुशी खुशी ओलिविया को फार्म में रहने का निमंत्रण देता है और वो खुशी से झूम उठती है। 2 साल हो जाते हैं और ओलिविया एल के साथ फार्म पर काम करने लगती है और वो छोटी सी छुट्टी लेना चाहती है, लेकिन एल अपने फार्मिंग के प्यार में लगा रहता है। वो उससे कहता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेले, लेकिन ओलिविया कहती है कि उसे बस एल के साथ रहना है। तभी टेस्टा ढूंढती हुई आती है और उसके पीछे खतरनाक किलर भी पड़े होती है। एल की माँ आती है और अपने तलवार से एक ही बार में सभी बीज को तोड़ देती है। एल की माँ उसे बताती है कि वो कैपिटल जा रही है नया घर ढूंढने के लिए। एल को ये सब अजीब लगता है क्योंकि उनका घर तो बिल्कुल ठीक है और उसके माँ बाप उसे फार्म में ध्यान रखने के लिए कहते जब तक वो वापस नहीं आते। उनके जाने के बाद एल टेस्टा से पूछते कि वो बीज से क्यों भाग रहे थे, जबकि इस एरिया में बीज को तो होना ही नहीं चाहिए था। टेस्टा एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि पास के जंगल में एक बड़ा सा खजाना छुपा हुआ है। आमतौर पर जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन क्योंकि बीज वहाँ पर नहीं है, टेस्टा कहता है कि ये सब एक अच्छा मौका हो सकता है खजाना ढूंढने के लिए। एल को ये बात समझ में आ जाती है और ओलिविया को भी वो साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है और उसे छोड़कर चला जाता है। रास्ते में एल सोचता है कि ओलिविया उससे हर वक्त क्यों चिपकती रहती है और उसे लगता है कि उसे दूसरों बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। टेस्टा बताता है कि असल में ओलिविया को अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब वो अकेली होती है तो उसे ताना मारा जाता है। एल ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो समझाता है कि इसलिए उसके माँ बाप नया घर ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल के नक्शे वाली जगह पर पहुंचकर एक पत्थर पर कदम रखते हैं जो एक पहाड़ को खोलता है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं और उन्हें एक टैबलेट मिलती है जिसे वो समझ नहीं पाते। जब एल उसे छूता है तो वो टैबलेट चमकने लगती है और सब कुछ अंधेरे में चला जाता है। तब एक भयंकर जानवर उनके सामने आता है और एल को खत्म कर देता है। एक वोल्केनो का इरप्शन होता है और आग नीचे बरसती है। जब एल होश में आता है तो वो ओलिविया को देखते हैं, लेकिन उसे अचानक से अपने सीने में दर्द महसूस होता है। टेस्टा उसके पास आता है और एल सोचता है कि जंगल में क्या हुआ था। वो बाहर आकर देखता है तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है और राख से ढका होता है। टाउन के ब्रिज भी टूटे हुए, इसलिए कैपिटल से मदद लेने का कोई भी रास्ता नहीं है और खाना रेशन किया जा रहा है, लेकिन सभी को देने के लिए काफी नहीं है। और एल फार्म में जाकर देखता है तो वहाँ भी सब कुछ तबाह हो चुका होता है। अचानक एल को फिर से दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो ओलिविया के लिए खाना ढूंढने के लिए चिंता करता है। रात को ओलिविया एल्डर के टेंट में चुपके से खाना चुराने जाती है, लेकिन तब उसे याद आता है कि एल ने उसे कहा था कि वो दूसरी चांद को देखकर अपने आप को सुधारे, इसलिए वो अपनी चोरी को रोक देती है। अगले दिन ओलिविया अपना खाना एल के साथ बांट देती है और एल पूछते है कि आज ज्यादा खाना क्यों है, तो वो झूठ बोल देती है और कहती है कि कैपिटल से मदद आया है। एल खुशी से ये सुनकर अपने खाने के बारे में सोचता है और ओलिविया कहती है कि वो इंतजार नहीं कर सकता कि वो कितना अच्छा खाना उगाएगा। अगले कुछ दिन तक ओलिविया अपना खाना एल को देती रहती है और एक दिन वो बेहोश हो जाती है अपने सोच में एल के बारे में। एल उसे ढूंढने लगता है और टेस्टा आकर कहता है कि उन्होंने ओलिविया के शरीर को ढूंढ लिया है। टेस्टा बताता है कि वो भूख से मर गई थी, लेकिन एल को लगता है कि उन्हें कैपिटल से मदद मिली थी। टेस्टा कहता है कि उन्होंने कैपिटल से कुछ भी नहीं सुना और एल समझता है कि ओलिविया ने उसके लिए क्या किया था। वो रो पड़ता है और अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मान लेता है। एल अपने वादे को याद करके खाना उगाना शुरू कर देता है और एक दिन जब वो एक ड्रैगन को एक ही बार में मार डालता है, एल को एक बेहोश लड़की मिलती है जो कि जमीन पर पड़ी होती है और वो उस लड़की को अपने घर लेकर आता है। और जब उस लड़की को होश आता है तो वो लड़की उठ जाती है और वो पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गई, और वो सोचती है कि क्या वो किडनैप किया गया है उसको। एल समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से सस्पिशियस नहीं, बस उसे देखकर वो लड़की को देखकर थोड़ा फिक्र करने लग गया था। लड़की अपनी बात बताती कि वो गिल्ड जा रही थी एक ट्विस्ट देने के लिए और एल उसे वहाँ से लेके जाने का ऑफर करता है। एल अपना परिचय देता है और वो लड़की अपना नाम लीनिया बताती है। कुछ समय के बाद रोरी विजिट करने के लिए आती है, लेकिन वो लाइनिया को देखकर घबरा जाती है। जब वो उस लड़की को एल के कपड़े पहनते हुए देखती है तो वो उसको गलत समझकर भाग जाती है और रोती हुई एल के पास जाकर उसे धोखेबाज बुलाती है। फिर वो सब गिल्ड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हेलन लीनिया का ट्विस्ट सुनकर सोचती है। लीनिया बताते हैं कि उसके शहर में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। हेलन को लगता है कि रिक्वेस्ट इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन एल उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब लानिया ये बात बताती है कि वो गालिया टाउन से, एल शॉक हो जाता है और गालिया फेमस है अपने वर्ल्ड क्लास सतावरी के लिए और एल को वहाँ जाने का इंतजार नहीं हो रहा होता है। वो तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन लानिया को समझ में नहीं आता है कि एल उससे इतना अच्छा क्यों है। उसे लगता है कि एल का कोई हिडन मोटिव होगा, क्योंकि उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि पुरुष हमेशा से शिकारी होते हैं। एल उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है और जब तक वो थोड़ा डाउट करती है, लीनिया ने डिसाइड किया कि वो एल पर भरोसा करेगी। इस दौरान रूरी उन्हें देख रही होती है और थोड़ी सी जलती है। वो गालिया की तरफ रात का सफर करते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ऑर्क उनके पीछे भागता है। एल घबरा जाता है, लेकिन ड्राइवर इतना चिंता नहीं करता। जब वो पीछे देखता है तो पूरा हुड उनका पीछा कर रहा होता है और एल अपने पुराने इनकाउंटर की वजह से इमोशनल डैमेज फील करता है। जब एल होश में आता है तो वो देखते है कि उसने एक पेंडेंट पहना हुआ है। लेला
उसे बताते हैं कि ये पेंडेंट नर्वसनेस को दूर करती है। वो गालिया शहर पहुंच जाते हैं और जब वो शहर के अंदर गुजर रहे होते हैं, एल को अजीब लगता है गार्ड्स के पास मोप्स हैं। बाजार में एल एक सतावरी सेकर को देखकर तुरंत ऑर्डर करता है और वो कुक कर रहा होता है। एल उससे पूछते है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा है। वो आदमी कहता है कि सब कुछ ठीक है और एल को उसका खाना दे देता है, लेकिन खाना बिल्कुल जल गया होता है। एल बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो समझता है कि वो आदमी कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। तभी अचानक एक कार्ट गिर जाता है और जब एल उसे चेक करता है तो वो आदमी भी अजीब बिहेव कर रहा होता है। तब एल को अचानक उठाकर लेकर जाया जाता है और बाद में एल लाइनिया के घर पर विजिट करता है। उसके घर वाले एक पेंडेंट शॉप को चलाते हैं और लाइनिया कहती है कि शायद से पेंडेंट्स की वजह से वो दूसरे शहर वाले के लोगों की तरह अजीब बिहेव नहीं कर पा रही है। एल पूछता है कि उसका पेंडेंट्स कहाँ है, लेकिन लाइनिया कहती है कि जब से ये अनोमाली शुरू हुआ है तब से वो गायब है। गालिया के लोग सब पागल हो गए होते हैं और नॉर्मली बात नहीं कर पा रहे होते हैं। शहर का लोड आता है और एल को इजाजत मिलती है कि वो सतावरी रेवोल्यूशन को शुरू करने वाला है। उसने भी एक पेंडेंट पहना होता है और एल से उसके शहर के बारे में पूछता है। लॉर्ड कहता है कि ये लंबी कहानी है और उसे डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन एल को फिर से उठाकर लेकर जाया जाता है। बाद में वो लॉर्ड के घर डिनर के लिए जाते हैं और एल शहर के बारे में पूछता है, लेकिन तब अचानक से लॉर्ड अपने गार्ड्स को एल के आसपास घेरा डलवा देता है। एक पल में एल सब गार्ड्स को हरा कर गिरा देता है। वो लॉर्ड पर चार्ज करता है, लेकिन लाइनिया उसके रास्ते में आ जाती है। तब लॉर्ड बताता है कि लाइनिया उसका काम कर रही है और ये दिखाया जाता है कि वो एक डीमन के द्वारा पोसेस हो चुकी है। डीमन बताता है कि उसने अपनी ताकत एक क्रिस्टल में डाल दी थी और उसे गॉडेस स्टैचू के अंदर डाल दिया गया था, जिससे वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। डीमन ने सोचा कि वो कैपिटल के साथ भी वही करेगा जो उसने सुना था कि एल ने डीमन जनरल और इविल को हरा दिया। तो उसने प्लान बनाया कि एक क्रिस्टल एल के शरीर में डालकर वो कैपिटल को कंट्रोल कर सकेगा। लाइनिया बताते है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स को होस्टेज बनाकर रखा गया था। जब डीमन एल के शरीर में क्रिस्टल डालने की तैयारी कर रहा होता है, तब एल फ्लैश बैंग फेंकता है। पहली नजर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन तभी एक अचानक से धमाका होता है और गॉडेस स्टैचू टूट जाती है। डीमन हैरान होता है कि ये क्या हुआ और एल समझाता है कि फ्लैश बैंग सिर्फ उसके दोस्त को सिग्नल देने के लिए था। डीमन को शौक लगता है क्योंकि लाइनिया ने पूरे टाइम उसके अगेंस्ट काम किया था, पर एल बताता है कि उसे जब शहर में उठाकर लेकर जाया गया था तब वो एक्चुअली रूरी और हेलन थे। उन्होंने लाइनिया के पेरेंट्स को भी बचाया था। और एल डीमन को बताता है कि अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन डीमन लॉर्ड को होस्टेज बना लेते हैं। एल सतावरी की ताकत का इस्तेमाल करके लॉर्ड को फोर्स फीडिंग करता है। वो लॉर्ड को उसके सतावरी के प्यार की याद दिलाता है और उसे डीमन को कंट्रोल से मुक्ति मिल जाती है। एल उस मौके का फायदा उठाता है और डीमन को मार डालता है। लिनिया एल का शुक्रिया अदा करती है और उसे एक किस देती है, जिसे रूरी को काफी जलन होती है। वो डिक्लेयर करती है कि वो भी जल्दी बड़ी हो जाएगी और एल को ढूंढकर उसे जीत लेगी। एल का चेहरा स्टंट होता है और वो कैपिटल वापस चला जाता है और उसके बाद एल अपनी खेती के काम में लग जाता है, जिसमें रूरी, हेलन और फेलिस सब उसकी मदद कर रहे होती है। फेलिस फिर से एल को अपने जज्बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन रूरी उसे याद दिलाती है कि उन्हें एल को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तभी वो सब एल की चीख सुनते हैं और एल हैरान होकर पता लगाता है कि उसकी फसल में कुछ वीड्स उग चुके हैं। ये वीड्स काफी परेशानी वाले होते हैं, जो कि बाकी के क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स को चुरा लेते हैं। एल गुस्सा हो जाता है, ये देखकर हैरान भी हो जाता है कि इतनी सारी वीड्स उसकी राजधानी में उग गए हैं। हेलन उससे मजाक होते हुए कह देती कि वीड्स उसके लिए डीमन से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। वो सब शहर की तरफ निकलते हैं अपनी सब्जियों को बेचने के लिए और उनकी सब्जियां काफी लोकप्रिय हो जाती है और किंग भी डिस्गाइज में आ जाता है। किंग एल से पूछते है कि वो कब फेलिस को अपनी पत्नी बनाएगा, लेकिन एल इस टॉपिक से बचने की कोशिश करता है। किंग एल को और ज्यादा जमीन देने और नए फार्मिंग टूल्स देने की बात करता है और एल इन टूल्स के बारे में सोचकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो चुपके से उन पे अट्रैक्ट हो जाता है। रूरी उसे रोकने की कोशिश करती है और फेलिस एक आलू उसे मार देती है, लेकिन वो गलती से एल को मार देती है। एल को लगता है कि वो एक एंजेलिक फिगर को देख रहा है जो उससे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जल्दी होश में आता है। वो अपनी सब्जियों को बेच देते हैं और एल का चेहरा एक बुरा एक्सप्रेशन दिखाता है जब वो सोचता है कि वीड्स को कैसे मिटाएं। वो रिक से मिलता है और अपनी हर्बिसाइड को दिखाते है जो कि वीड्स को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। तभी कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर बेचने की कोशिश करते हैं और एल उन दोनों आदमियों को आसानी से हरा देता है। तीसरा आदमी भाग जाता है और वो लड़की एक डीमन के रूप में सामने आती है। वो लड़की डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन रिक्स उसे पहचानता है और वो बताता है कि वो भी एक डीमन है। रिक्स कहता है कि वो लड़की यूरिया है जो डीमन लॉर्ड की बेटी है। यूरिया उनसे मदद मांगती है ताकि वो डीमन को बचा सके और वो बताती है कि उसकी अटेंडेंट वल्फी ने अचानक उससे कहा था कि वो सेफ नहीं है। उसने फिर एक पोर्टल खोला और यूरिया को यहाँ भेज दिया और वो वापस जाकर डीमन को बचाना चाहती है, लेकिन रिक्स कहता है कि डीमन टेरिटोरी समंदर के दूसरे किनारे पर है और बोट से वहाँ पर पहुँचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। एल ये काम अपने ऊपर ले लेता है और अपना पेटिसाइड रिक्स को दे देता है ताकि वो उसकी खेती का ध्यान रखे। एल बताता है कि उसके पास वहाँ पहुँचने का एक तेज तरीका है और फिर वो यूरिया को उठाकर पानी के ऊपर भागता है। यूरिया घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है और एल कहता है कि अगर वो रुका तो वो दोनों डूब जाएंगे। वो दोनों डीमन टेरिटोरी तक पहुँच जाते हैं और यूरिया शुक्रिया अदा करती है कि वो इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गया। तभी वल्फी अचानक आता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है और एल उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन वल्फी अपने मैजिक से अटैक करने लगता है और यूरिया को भी मारने की कोशिश करता है। एल उसके पीछे जाकर उसे
उसे नॉकआउट कर देता है और यूरिया हैरान होती है कि वो उसे क्यों मार रहा था। वल्फी फिर से उठकर एक और अटैक चार्ज करता है, लेकिन अचानक से एल की माँ आती है और उसे नॉकआउट कर देती है। वो बताती है कि उसने रिक से सुनकर ये सब जाना था और अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गई थी। वो सब मिलकर डीमन के कास्टल तक पहुंच जाते और उन्हें वहाँ पर सभी के गार्ड्स मिलते हैं और एल सोचता है कि ये क्या हो सकता है। उसकी माँ कहती है कि उन्हें कंट्रोल किया गया था जैसे वल्फी को भी कंट्रोल किया गया था। यूरिया थ्रोन रूम में ढूंढकर अपने फादर को ढूंढने के लिए जाती, जहाँ पर वो जमीन पर पड़ा होता है और एल एक गार्ड को जिंदा पाता है और वो बताता है कि एक लड़की थी। फिर अचानक से यूरिया को चेतावनी देता है जैसे ही एल की माँ उसे मारने वाली थी, लेकिन एल उसे रोक लेता है। एल समझ जाता है कि वो उसकी माँ नहीं है, क्योंकि उसकी असली माँ जब भी उसे गले लगाती है तो जोर से लगाती है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। वो अपनी परफेक्ट डिस्गाइज को तोड़ देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। ये पता चलता है कि वो ओलिविया है। एल हैरान हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे, क्योंकि उसने तो उसे मरते हुए देखा था। ओलिविया बताती है कि वो एक इविल गॉड की ताकत की वजह से जिंदा है। वो अपनी ताकत दिखाकर यूरिया पर हमला करने लगती, लेकिन एल उसे रोक लेता है और यूरिया को बचा लेता है। एक बड़ा स्लैश होता है और एक भयंकर धमाका होता है। जब धूल हटती है तो पूरा पहाड़ उड़ा होता है। ओलिविया हैरान होती है कि एल ने उसके अटैक को कैसे डोज कर लिया और वो कहती कि शायद से इसके लिए उसके शरीर में भी इविल गॉड की ताकत है। एल कंफ्यूज होता है कि वो ये क्या कह रही है और ओलिविया समझाती कि उसका नेचर लवर है जो उसके सारे स्टेट्स को बूस्ट करता है और असल में इविल गॉड का स्किल है। एल इस बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसने कभी भी इविल गॉड से नहीं मिला, लेकिन ओलिविया उससे कहती कि वो मिल चुका है। वो प्रॉमिस करती कि अगर एल उसके साथ चले तो वो सब कुछ समझा देगी। वो उससे कहती कि वो दोनों फिर से साथ में जीवन गुजार सकती है और एल अपने आप को उसकी आंखों से निकाल लेता है। ओलिविया यूरी से परेशान हो जाती है और उसी की गर्दन को पकड़ लेती है। एल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया उसे रोक देती है। वो एल से कहती है कि अगर वो इविल गॉड की ताकत को अपनाए तो वो यूरिया को जाने दे सकती है और यूरिया एल से कहती है कि वो भाग जाए और ओलिविया उससे थक कर फैसला करती है कि वो यूरिया को मार देगी और एल अपनी बंधन से छुटकारा पाता है। और उससे पहले कि ओलिविया अटैक करे, एल का पेंडेंट अचानक से एक्टिव हो जाता है। जब एल अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते है कि समय रुक चुका है। एल बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रहा होता है, लेकिन फिर वो एंजेलिक रूप में एक शख्सियत देखता है। वो अपने आप को गुड गॉड के रूप में पहचानता है और वो बताता है कि उसके पेंडेंट की वजह से वो यहाँ आ सकता है क्योंकि वो कैलिस के रूप में काम करता है। वो अपनी ताकत से समय को रोकने में सफल हो जाती है, लेकिन वो जल्दी चलने की धमकी देती है। वो एल से कहती है कि वो इविल गॉड की ताकत को उसके शरीर से निकाल सकती है और अपनी ताकत दे सकती है जो उसे लड़ने में मदद करेगी। वो एल का हाथ पकड़ाती है और अपनी ताकत उसके अंदर भर देती है। फिर वो समय को वापस मोड़ देती है और जैसे ही ओलिविया यूरिया पर हमला करने वाली होती है, एल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करता है। एलाइडिया परेशान हो जाती है, लेकिन बस कुछ ही वक्त में नए पावर्स बहुत ही सारे स्प्राउट्स निकलते हैं। सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और एलाइडिया सोचती है कि ये कोई जबरदस्त स्किल नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं और एलाइडिया के पाँव के जमीन के नीचे से तारे बन जाते हैं। एलाइडिया अपनी ताकत से उन स्प्राउट्स को तोड़ देती है और अपना एक सोर्ड समन करती है। वो एल पर चार्ज करती है, लेकिन वो अपनी ताकत से फिर से इस्तेमाल करके एक आसपास एक धुंध बनाता है जो उसे बचा लेती है। वेनिस उसे दोबारा से पकड़ लेती है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से बन जाती है और एलाइडिया को बंद कर देते हैं। फिर वेल्फी आता है और अपनी मैजिक से अटैक करता है। वो यूरिया का हाल चेक करता है और यूरिया खुश होती है कि वो वापस अपनी पुरानी हालत में आ गई है। इलाइडिया काफी दूर से अटैक से बच जाती है और अपने मैजिक से रिटालिएट करती है। इडालिया काफी दूर से अटैक से बच जाती है और अपने मैजिक से रिटालिएट करती है। वो एल को सीधा मारने की कोशिश करती है, लेकिन एल उसे रुकने की बात करता है। वो कहता है कि अब वो दोनों बोर हो गए और वो कहती है कि वो दोनों फिर से मिलेंगे जब वो दोनों अकेले होंगे। एक खाली ऊर्जा उसके आसपास घूमती है और वो गायब हो जाती है। वोल्फी गुस्से में आकर एल से पूछते है कि वो ओलिविया के साथ उसका रिश्ता क्या है, लेकिन किंग उसे याद दिलाता है कि एल ने सभी को बचाया है। एल अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है और वो एक्सप्लेन करता है कि ओलिविया का इविल गॉड से क्या संबंध है, लेकिन किंग के पास उस गॉड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वो कहता है कि अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो एल को जरूर बताएगा। यूरिया उदास होती है और एल वहाँ से जाने लगता है और वो एल को गले लगा लेती है, लेकिन वेल्फी को गुस्सा आ जाता है और वो एल पर इल्जाम लगाता है कि वो यूरिया को अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। एल वापिस से अपने फार्म में आता है और टेस्टा को अपने खेतों में मदद करते देखता है। वो सब कुछ बताता है जो उसने किया और वो पूछता है कि क्या टेस्टा को पुराना राज याद है जब वो दोनों रंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन टेस्टा बस इतना याद रखता है कि एल उस वक्त बेहोश हो गया था और उसने उस बीस्ट को नहीं देखा था जो वहाँ आई थी। एल थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन वो दोनों मिलकर एक लजीज टमाटर को खाते हैं। एल टेस्टा का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ कैपिटल चले, लेकिन टेस्टा कहता है कि वो अपनी फिशिंग के काम में व्यस्त है। जैसे ही एल वापस से कैपिटल की तरफ जाने का एक शॉर्टकट लेने की सोचता है, तभी एक ओर्क उसका पीछा करता है। एल थक गया होता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस ओर्क का सीधा सामना करेगा। वो अपनी पूरी ताकत से ओर्क को पंच करता है, लेकिन वो बस नीचे गिरता है और एल हैरान हो जाता है। वो ओर्क उठकर फिर से खड़ा हो जाता है और एल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। उसकी एडवेंचर की दोस्त उसे बचा लेती है और वो लोग पूछते हैं कि क्या एल अब कमजोर हो गया है, क्योंकि अभी भी वो ओर्क से लड़ते वक्त मुश्किल में पड़ गया है। एल को ये सब अजीब लगता है और वो गिल्ड के अंदर
वापस चलते हैं। वो हेलन और रूरी को बताता है और दोनों बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि वो एक और के पंच से कैसे बच गया। हेलन एल से उसकी स्टेटस देखने के लिए कहती है और ये पता चलता है कि उसकी पुरानी जबरदस्त ताकत अब नहीं रही। एल समझाता है कि जब गॉड ने उसको अपनी पावर दी थी तो उसने इविल गॉड की स्किल को हटा दिया था जो उसके स्टेट्स को बूस्ट कर रहा था। हेलन उससे कहती है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो अब आम एडवेंचरर काफी ज्यादा ताकतवर हैं। अब रिक्स आता है और अपनी माँ का एक और पत्र देता है। हेलन और रूरी उस पत्र को देखने लगते हैं लेकिन उसमें एक वार्निंग होती है कि वो एल को अपने साथ ना करे और वो सोचती है कि क्या उनकी माँ को उनकी हर कार्रवाई पर नजर रखती है, जो कि शैडो पपेट्स की पहले कमांडर के रूप में काम कर चुकी थी। एल पत्र को आगे पढ़ता है जिसमें उसकी माँ ने प्रॉमिस किया होता है कि वो ओलिविया की हकीकत पता करेगी और वो कहती है कि वो हमेशा मतलब कभी भी घर आ सकता है, फिर वो बस अपनी मोहब्बत का इंतजार करती है। जैसे ही रिक्स जाने लगता है और वो फेलिस से टकरा जाती है और फेलिस एल के साथ वक्त गुजारना चाहती है, लेकिन रूरी और हेलन दोनों को इस बात से बहुत ही जलन होती है। सब मिलकर वक्त गुजार रहे होते हैं और एल सोचता है कि क्यों ओलिविया अचानक गई और इविल गॉड का असली मकसद क्या है, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करता है और हर एक पल को याद करता है कि उनसे मिलने से पहले वो कैसे थे और उन्होंने कौन से एडवेंचरस किए हैं। वो अपने आप से ये वादा करता है कि वो खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा ताकि वो अपने दोस्तों और अपने खेतों को बचा सके, क्योंकि वो एक किसान है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में और याद रखना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और एनिमे एक्सप्लेनेशन की वीडियो में।